हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, RSMSSB बोर्ड LDC की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक, CET इन सभी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आता हूं। साइंस की क्लास रेगुलर 8 बजे होती है और रात को 9 बजे रेगुलर आपके मैथमेटिक्स की क्लास रहती है, जिनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। आप पहले वीडियो से देखते हुए आइए, अपने नोट्स बनाइए और उन्हें याद करिए। आप जो है एक पाएंगे कि हाँ, साइंस और मैथ्स के अंदर इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है और इस लेवल तक जाकर के पढ़ा जा सकता है। इतने डीप में आपको अच्छे से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हमारे अभी तक साइंस के अंदर जो है टोटल कितनी क्लासें हो चुकी है, तो 78 क्लासेस हो चुकी है, जो कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी वाला पोर्शन, मानव स्वास्थ्य जो आपके लास्ट में दे रखा है उसको अपन पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो साइंस है वो एक एडवांस लेवल पर, यानी काफी डिटेल के अंदर जाते हुए, साथ ही साथ हर एक टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझते हुए, उसके क्वेश्चंस को भी देखते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी संपूर्ण तरीके से निशुल्क है, तो आप आसानी से जो है पढ़ सकते हैं, किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड सही कर देते हैं ना। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो लास्ट क्लास में जो थोड़ा सा पढ़ा था उसको देख ले एक बार, उसके बाद में अगली क्लास में अपन चलते हैं। तो हमने थोड़ी सी बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर रुधिर के अंदर जो रुधिर वर्ग के जीन्स है उनके बारे में, और इन्हें अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे अपन आइसोहीमोग्लूटिनिन भी कहते हैं। और ए के अंदर कौन कौन से जीन हो गए, आई ए या फिर आई ए और आई ओ। ऐसे बी के अंदर आई बी या फिर आई बी और आई ओ। ऐसे ए बी में आई ए और आई बी। ऐसे ही ओ में आई ओ और आई ओ। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इसमें माता और पिता का अपन ने क्रॉस करवा के देखा था कि होने वाली संतान जो उनका बच्चा होगा उसके अंदर कौन सा वर्ग हो सकता है, ये चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी। ठीक है, इसी के साथ में ये देखिए आपके पास में, जैसा कि मैंने बताया था, ए का अपन ने लिया था और एक बी ग्रुप का लिया था और उनका क्रॉस करवा के चेक किया था, तो पता चला था कि चारों के चारों वर्ग हो सकते हैं। और इसी प्रकार से हर एक केस को लेकर के मैंने आपको समझाने के लिए पूरी की पूरी एक टेबल बनवाई थी, जिसके अंदर बताया था कि अगर ए है दोनों का ही, तो ए या ओ हो सकता है बच्चे का, कभी भी बी या ए बी नहीं हो सकता। ऐसे ही ए और बी का लिया था, फिर ए और ए बी का लिया था, ए और ओ का लिया था, फिर बी का लिया था, बी और ए बी का लिया था, बी और ओ का लिया था, ए बी लिया था, फिर ओ और ए बी लिया था, फिर ओ और ओ लिया था। तो ये सब केस में आपको जो है कल लास्ट क्लास के अंदर समझा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने यहां तक की क्लासेस देख ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे। अब हम आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं एक नए प्रतिजन या एंटीजन के बारे में, और वो नया एंटीजन कौन सा है, तो RH कारक के बारे में अपन बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं, RH कारक कहो या फिर आप उसे RH प्रतिजन कह सकते हो, यानी RH एंटीजन या RH फैक्टर भी आप इसे कह सकते हो। तो हेडिंग डालेंगे RH कारक। क्लियर, इसकी अपन बात करने वाले हैं कि RH कारक क्या होता है, RH फैक्टर की अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो RH फैक्टर है, ये जिस प्रकार से अपन ने पीछे देखा है कि ए बी और ओ, ये जो चार रुधिर वर्ग थे, इनके अंदर आपने देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो है आपकी थोड़ी सी और ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुई और इसके बारे में जो पता लगाया गया, तो ये पता चला कि ब्लड जो भी है ए और बी, उनमें भी कुछ ए पॉजिटिव वाले होते हैं, कुछ ए नेगेटिव वाले होते हैं। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से आया था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो शब्द आए हैं इन ब्लड ग्रुप के साथ में, वो इसी RH कारक के कारण आया है। किसके कारण आया है, इसी RH कारक के कारण आया है। बेसिकली इस RH कारक के बारे में
कार्ल लैंड स्टिनर नामक जो वैज्ञानिक अपने ए, बी और ओ समूह को बताते हैं, उन्होंने ही बताया था। साथ ही साथ इनके कौन था, वीनर नामक एक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1940 के आसपास जो है इस चीज की जानकारी दी थी कि आरएच कारक होता है। इन्होंने ये जो आरएच कारक है ये ढूंढा था, जो रिसस नामक एक बंदर होते हैं, उस रिसस बंदर के अंदर जो है ये पता लगाया था। इसीलिए इसे हम क्या नाम दे देते हैं, फिर आरएच कारक नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये आरएच कारक है क्या। तो ये कारक जिसमें उपस्थित होता है वो होते हैं आपके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, और जिसमें ये अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, वो होते हैं नेगेटिव। तो जो ए पॉजिटिव है, मतलब उस ए वर्ग के अंदर भी आरएच कारक उपस्थित है। अगर ये नेगेटिव कह रहे हो तो इसका मतलब आरएच कारक उसमें उपस्थित नहीं है। इस प्रकार की चीजें भी जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब आप लिखेंगे कि आरएच कारक के बारे में कब बताया चला था, तो ये सबसे पहले तो क्या है, एक एंटीजन है। क्या है, प्रतिजन। अब इस प्रतिजन का पता जो है कब चला था, तो 1940। किसने पता लगाया था, तो वही एक तो महान वैज्ञानिक जो ब्लड ग्रुप के बारे में बताते हैं, कार्ल लैंड स्टिनर, और इनके साथ में एक और शख्सियत जुड़ गई थी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये कारक सबसे पहले बंदर से पता चला था, और बंदर क्या होते हैं, वानर। वानर यानी कि आपका वीनर। तो कार्ल लैंड स्टिनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में ये बात पता लगाई थी। अब ये सबसे पहले पता किसमें चला था, तो ये जो रिशस नामक बंदर था उसके अंदर। अब इसके अंदर मैं पूरी ऐसे ना थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा कि ये यहां से पता चला ऐसे चला, इसलिए आप इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स के रूप में ही इसको लिखते हुए चलें। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पुस्तक एलडीसी एग्जाम के लिए आ चुकी है मार्केट में, आप उस पुस्तक को खरीद सकते हैं, उसमें और भी चीजें दे रखी है। यहां मेरा कार्य है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये जो रिशस नामक बंदर था, इस बंदर के लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, आरबीसी, लाल रक्त कणिका में प्राप्त। फिर बाद में पता चला कि यही आरएच कारक जो है मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है, और ये मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो अब आरएच कारक उपस्थित है या नहीं है, उसी के आधार पर, यानी आरएच कारक के आधार पर, आर एच कारक के आधार पर, अब इसी के आधार पर जो है हमने दो ग्रुप बना दिए। कौन कौन से, तो एक ग्रुप बन जाएगा आपका क्या, आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव, और एक ग्रुप बन जाता है आपका आर एच नेगेटिव। जिस मनुष्य के अंदर ये आरएच कारक उपस्थित होता है उसे अपन कहते हैं आरएच पॉजिटिव। क्यों, अरे भैया जैसे कोरोना था, अब कोरोना जिसको हो गया था उसको अपन क्या कह रहे थे, कोरोना पॉजिटिव, और जिसमें ये नहीं था उसको कोरोना नेगेटिव। ऐसे ही आरएच कारक जिसमें उपस्थित है उसे अपन आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और जिसके अंदर आरएच कारक उपस्थित नहीं है उसे अपन क्या कहेंगे रे, क्या कहेंगे रे, आरएच नेगेटिव कहेंगे। तो लिख लीजिए, उपस्थित। अब शॉर्टकट में लिखना सीखो है ना, ये शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं मैं। अगर उपस्थित है तो आरएच पॉजिटिव, और अगर ये अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो अनुपस्थित, तो फिर ये हो जाएगा आरएच नेगेटिव। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए इस चीज को लिख लीजिए। ये कहां पर पाया जाएगा, तो ये आरबीसी के अंदर ही, मनुष्य की जो आरबीसी है उसी के अंदर। ठीक है, तो ये किसमें उपस्थित होगा, तो इसका स्थान है आरबीसी। जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पुलेट्स, या जिसे हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर अगर आपका आरएच कारक उपस्थित है, आरएच एंटीजन उपस्थित है,
तो आप कहेंगे RH पॉजिटिव है, और यदि यह अनुपस्थित है तो आप कहेंगे RH नेगेटिव। क्लियर? तो RH कारक क्या है? ये एक एंटीजन होता है जिसकी खोज 1940 में कार्ल लैंड और विनर नामक वैज्ञानिक ने एक रिसेस नामक बंदर के अंदर लाल रक्त कणिकाओं में की थी। और RH कारक जो है मनुष्य में भी पाया जाता है, और मनुष्य में ये जो पाया जाता है इसके आधार पर इसके दो भाग हैं, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव का मतलब होता है ये उपस्थित है, ये उपस्थित है, प्रेजेंट है, किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। और अगर RH नेगेटिव की बात करें तो ये अनुपस्थित होगा, और किसके अंदर अनुपस्थित होगा? आरबीसी के अंदर। हाँ, मजा आ गया है, याद हो गया? चलो भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि ये RH कारक उपस्थित है, अनुपस्थित है, इसके आधार पर क्या हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी को भी जन्म दे सकता है, और जो कहा जाता है ना कि ये कुंडलियां नहीं मिलती, वो नहीं मिलता। अरे देवताओं, अगर किसी लड़के या लड़की की शादी जब आपस में करवा रहे हो तो उसके अंदर RH कारक को चेक करना चाहिए। हम उसकी कुंडलियां चेक कर रहे हैं उसके जो आने वाली संतान है उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये उसके RH कारक से पता चलेगा। अभी आप आगे देखेंगे 4 केसेस कि भाई दोनों RH पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे में क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो हो सकती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस जिसे कहा जाता है, उसके पर बात करने वाले हैं। तो अब आप जो है एक बार क्या लिखेंगे, पहले देखिए, RH पॉजिटिव रक्त का आधार, यानी कि जो आपका ब्लड है, आपके जो रुधिर है, वो RH पॉजिटिव है मान लीजिए, और अब अपन क्या कर रहे हैं, उस रुधिर का अपन क्या कर रहे हैं, तो आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। अब जब अपन RH पॉजिटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या होता है, वो चीज यहां समझनी है, और जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो केस है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो RH पॉजिटिव है, इसका मतलब RH कारक उपस्थित है। अब ऐसा होता है कि सामान्य रूप से जो हमारा ब्लड है, रुधिर प्लाज्मा है, उसके अंदर एंटीजन का RH नेगेटिव जो है, इसका जो RH नेगेटिव एंटीबॉडी होगा, इसका एंटीबॉडी, इसका एंटीबॉडी, और इसका एंटीबॉडी होता है RH नेगेटिव। ये सामान्य रूप से एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, सामान्यतः अनुपस्थित, यानी ये नहीं होता है। भाई ये जो हमारे पास एंटीजन है ना RH पॉजिटिव, इस एंटीजन का एंटीबॉडी RH नेगेटिव जो है वो सामान्यतः अनुपस्थित होता है। लेकिन मान लीजिए अब क्या करा हमने, हम थोड़े इंसान क्या है, मस्तीखोर है, हमने ये करा कि रुधिर आदान प्रदान जब कर रहे थे उस समय RH नेगेटिव जो व्यक्ति था, ऑलरेडी RH नेगेटिव व्यक्ति था, उसको अपन ने क्या करा, किसी RH पॉजिटिव का जो ब्लड है वो दे दिया। लो क्या कर दिया, RH पॉजिटिव का रुधिर चढ़ा दिया। यानी मान लीजिए कि ये एक RH नेगेटिव कोई बंदा है, ठीक है, ये इसके हाथ पांव है और ऐसे ये खड़ा है बेचारा, और अब अपन ने इसको क्या करा, एक RH पॉजिटिव कोई आया मेरे जैसा शख्सियत जो हमेशा कहता था पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, अब ऐसा ही जैसे पेपर में लिख के मामले आ रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं सभी टीचर के यार पॉजिटिव सोचो। कैसे सोचेगा बच्चा यार, नहीं सोच सकता। तो ऐसे ही इधर भी है कि ये RH पॉजिटिव भैया आ गए कोई भागते दौड़ते, और इन्होंने कहा सीधा सीधा कि मैं इनको ब्लड दूंगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई तू RH पॉजिटिव है मान जा, नहीं, बोले नहीं मैं तो दे के रहेगा। अब जैसे ही ये जो RH पॉजिटिव व्यक्ति था इसने अपना खून किसको दिया, RH नेगेटिव को दिया। अब जैसे ही RH नेगेटिव को दिया गया तो अब क्या होगा, वो जैसे ही उसके शरीर में जाएगा तो अब जो हमारे पास RH एंटीजन उपस्थित था उस एंटीजन को अब एंटीबॉडी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे में फिर क्या होता है कि रुधिर के अंदर जो RH कारक है, जो RH नेगेटिव है, वो अपना एंटीबॉडी बनाएगा। क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। अब वो एंटीबॉडी जो है फिर उसके शरीर में बन जाता है, ठीक है, ये क्या करेगा, अब एंटीबॉडी बनाएगा।
अब एंटीबॉडी बनाएगा तो बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि उससे, ठीक है, एंटीबॉडी फिर ये बनाता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, लेकिन यदि जो है RH नेगेटिव ब्लड वाले को RH पॉजिटिव ब्लड का जो है सप्लाई किया जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। हालांकि इस एंटीबॉडी के बनने से मानव के शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो कोई जो है ना ऐसे बीमार नहीं होने वाला, नहीं मरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, वो नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा विशेष कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा कि पीछे हो रहा था कि ए वाले को बी का दे दिया या ऐसा, तो उसमें तो मौत ही हो जाती थी, इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, देखिए कि पुनः आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए कि एक बार ऐसा हुआ और इसने इसको जो है ब्लड ब्लड दे दिया, इसने एंटीबॉडी बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ये स्वस्थ तरीके से एकदम मस्त अपनी लाइफ जी रहा था, लेकिन पुनः जो है कोई गड़बड़ हुई और इसको पुनः अब रक्त की जरूरत है। अब इसको क्या है, पुनः रक्त की जरूरत है। मैं इसको वहां ले जाता हूं, डायग्राम को, वहां से अपन इसको लेकर आएंगे। ये जो आप अगर इसको समझ जाओगे तो जो आप आगे रोग का नाम सुनते हो ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, अरे वो इतना बड़ा नाम है ना, वो इतनी सी बात है, तो वो यहां क्लियर हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि इस RH नेगेटिव ने एंटीबॉडी बना रखा है, अब लेकिन इसको पुनः आवश्यकता हुई, इसको क्या हुआ, पुनः आवश्यकता पड़ती है, इसको अगेन रिक्वायरमेंट होती है। और जब इसको पुनः रिक्वायरमेंट होगी तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ऐसे में जो है आपका एंटीबॉडी का तो निर्माण हो चुका था इसके शरीर में ऑलरेडी। अब इसने भाई देखो एंटीबॉडी तो पीछे बना लिया था, अब एंटीबॉडी उसके शरीर में ऑलरेडी उपस्थित है। अब आप क्या करोगे, RH पॉजिटिव का वापस से जब रुधिर चढ़ाने जाओगे, तो जो RH नेगेटिव का पहले से एंटीबॉडी बना हुआ था, वो एंटीबॉडी उसके शरीर में है। अब उसकी वजह से क्या होगा, इस एंटीबॉडी की वजह से जो देने वाला, जो दाता, या फिर जो आप कह सकते हैं कि RH पॉजिटिव रुधिर है, वो क्या करेगा, लाल रक्त जो अपना है, पूरा लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसके अंदर, राही के शरीर के अंदर क्या हो जाएगा कि वो जो अब क्या हो गया, एंटीबॉडी पहले से बना हुआ है और अब RH पॉजिटिव खून आ रहा है, और तो वो अब चिपक जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब चिपकने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। कल भी सिखाया था मैंने, अभिश्लेषण हो जाएगा, रक्त पूरा का पूरा चिपक जाएगा, और जब चिपकेगा तो परिसंचरण तंत्र रुक जाएगा, और ऐसे में उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो सर पहले नहीं मरा था, अब क्यों मरा, अरे भाई पहले इसलिए नहीं मरा था क्योंकि उधर एंटीबॉडी अनुपस्थित था, एंटीबॉडी था ही नहीं। लेकिन जैसे ही एक बार आपने उसको ब्लड दे दिया, तो आपने उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया था, अब उसके शरीर में एंटीबॉडी था, और अब आपने वापस से वही केस किया जो पहले कर रहे थे, तो अब क्या हो गया, इस एंटीबॉडी ने किया विरोध, और एंटीबॉडी ने विरोध करने पर जब पुनः आवश्यकता होने पर क्या होगा कि पुनः आवश्यकता हुई, और इस समय भी यदि यदि RH पॉजिटिव रक्त चढ़ाया, क्या करा, चढ़ाया, तो फिर तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। अब यही सेम केस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस जो रोग है उसके अंदर भी होता है। अभी जस्ट मैं दिखाने वाला हूं, यही केस होगा। पहली संतान होगी वो एकदम सामान्य होगी, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अब पहली संतान हुई तो माता के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, और एंटीबॉडी का निर्माण होने पर जब दूसरा बेबी होगा तब यही चीज हो जाएगी कि उसके रक्त परिसंचरण तंत्र रुक जाएगा और उसमें मृत्यु हो जाती है। बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है। चलो तो अब जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बहुत शानदार सी चीज पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये RH पॉजिटिव का जो रक्तदान होता है ये भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि A से B में नहीं दे सकते, ये बात तो है, लेकिन A पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाले को कोई 3-4 बार नहीं दे सकता, एक बार देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बार पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को दे दिया तो कहां पहुंचा दोगे आप उसको, सीधा यमलोक। कहां पहुंचा दोगे, परलोक। नहीं पहुंचाना है तो फिर ऐसा मत करना। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए तो अब जो है आपने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी।
अब मैं एक छोटी सी चीज और लिखवाना चाहता हूं, इधर ही आप स्टार मार के लिख लेंगे कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो ये दो कारक है, इनमें से डोमिनेंट कौन सा होता है यानी प्रभावी कौन सा होता है। तो RH पॉजिटिव लक्षण जो है, RH पॉजिटिव कारक जो है वो RH नेगेटिव कारक पर प्रबल होता है, ये बात आप याद रखना। RH पॉजिटिव लक्षण RH नेगेटिव पर प्रबल होता है, प्रबल होता है। डोमिनेंट ये करता है। अब ये जब अपन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे यानी आनुवांशिकी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे, तब प्रभाविकता का नियम बताऊंगा कि हमेशा दो लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा। तो यहां पर भी जो RH पॉजिटिव लक्षण होता है वो प्रभावी लक्षण होता है और RH नेगेटिव जो है वो अप्रभावी होता है या कम प्रभावी लक्षण होता है। क्लियर? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि भाई अपने माता पिता ए बी और ए बी बी ओ इस प्रकार से जो भी अलग अलग क्रम थे उसमें से उनके बच्चे का कौन सा हो सकता है वो देख लिया था। लेकिन अगर अब बात की जाए कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के आधार पर तो फिर क्या होगा, तो आप लिखेंगे RH कारक का, RH कारक का संतति पर प्रभाव, यानी कि ये जो RH कारक है, इस RH कारक का होने वाली जो संतान है, संतति मतलब ऑफ स्प्रिंग यानी आने वाली संतान, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लिखेंगे इधर माता, यानी कि उसकी जो माताश्री है, उसकी जो मम्मी है, उसका कौन सा रक्त समूह होगा, और मान लो उसके पिता का, और इधर उसके संतान। ठीक है? अब देखो भाई चार केस हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों RH पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, या दोनों के दोनों RH नेगेटिव हो जाए, या फिर माता RH पॉजिटिव होगी और पिता RH नेगेटिव होगा, और या फिर माता RH नेगेटिव होगी और पिता RH पॉजिटिव होगा। अब इसमें जो तीन केस हैं, देखिए दोनों पॉजिटिव वाले, दोनों नेगेटिव वाले, और कौन सा, और ये वाला RH नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ये तीन केस ऐसे हैं जिसके अंदर कोई समस्या नहीं है, सामान्य संतान होती है और दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन जब आपके पिताजी जो है वो कैसे हो जाते हैं, RH पॉजिटिव, और माताजी जो है जब RH नेगेटिव हो जाती है तब समस्या करता है। यानी ये जो तीन स्टार्टिंग के केस है ये वाले, ये सामान्य बेबी होता है। हाँ, अब कौन सा होगा वो देख लीजिए। तो जब RH पॉजिटिव पॉजिटिव है, भाई दोनों ही पॉजिटिव है, तो बताओ आने वाली संतान भी ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगी, नेगेटिविटी की बात ही नहीं है यहाँ, तो है ना। तो ये RH पॉजिटिव होगा और ये सामान्य रूप से हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जब दोनों के दोनों RH नेगेटिव होंगे, तो दोनों RH नेगेटिव होने पर भी जो है क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से बच्चा हो जाएगा, और कैसा होगा, RH नेगेटिव होगा। लो भाई ये लो RH नेगेटिव, ये भी कैसा होगा, सामान्य। जब पूरी नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी, कोई पॉजिटिविटी नहीं। लेकिन जब आपके पिता RH नेगेटिव है, पिता क्या है, RH नेगेटिव है, और माता RH पॉजिटिव है, तब क्या होगा, तो तब आपके RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा जो माता है वो यहाँ डोमिनेंट हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी कैसा होगा, सामान्य होगा। ठीक है? और मैंने आपको बताया ही है कि भाई आपके जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में से कोई सिलेक्ट होगा तो कौन होगा, RH पॉजिटिव, क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेंट है। लेकिन अब देखिए ये चौथा केस कि माता जो है वो RH नेगेटिव हो गई और पिता जो है वो RH पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे में क्या होगा कि होने वाली जो संतान है वो RH पॉजिटिव होगी। एक बात तो ये RH पॉजिटिव होगी, लेकिन इस बच्चे को एक रोग होगा, और वो रोग कौन सा है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। क्या हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिस या फिटेलिस जो रोग होगा वो हो जाएगा।
तो यहां पर ये केस होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। कौन सा रोग हो जाएगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, ये रोग होता है। अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो रोग है, ये रोग क्या है अपन इसकी भी बात करेंगे और इसको एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है आरएच कारक भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके किसी भी प्रकार की कहीं पर समस्या नहीं आए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये जो रोग है ये कब होता है और ये क्यों हो जाता है। तो बेसिकली ये कब होता है ये तो अभी बता ही दिया मैंने, जब आपके माता क्या हो? आर एच नेगेटिव और पिता क्या हो? तो पिता हो आर एच पॉजिटिव। ठीक है, एक मिनट, आर एच पॉजिटिव। ठीक है, माता है आर एच नेगेटिव, पिता है आर एच पॉजिटिव, तब क्या होगा? तो तब होता है आपका इरिथ्रोब्लास्टो एक मिनट ब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, ये रोग कब होता है? जब माता आरएच नेगेटिव है, पिता आरएच पॉजिटिव है। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये आपके जो है माता है। अब इस माता के पेट में जब पहली संतान होगी, फर्स्ट संतान, तो पहली संतान जब होती है तो क्या होता है कि बेसिकली ये ऑलरेडी माता जी कैसी थी? आर एच नेगेटिव, और पिता जो है वो कैसे थे? आर एच पॉजिटिव। ऐसे में जब इनका इससे ब्लड सर्कुलेशन हुआ और इनका जब संबंध, यौन संबंध वगैरह हुए, उस समय पर क्या हो जाएगा कि माता के शरीर में जो है आर एच पॉजिटिव कारक आ जाएगा। अब जैसे ही ये आर एच पॉजिटिव कारक इसके अंदर आता है तो फिर ये अपने शरीर में क्या बना लेता है? एंटीबॉडी। अपन ने अभी जस्ट पीछे देखा था। अब जैसे ही माता के शरीर में एंटीबॉडी बनाता है तो माता के शरीर में अब क्या हो गया भाई? जब देखो पहली संतान हुई ना, तब कुछ भी दिक्कत नहीं है, फर्स्ट संतान नॉर्मल होती है। लेकिन जब सेकेंड संतान होगी, तो सेकेंड संतान होगी तब माता के पास में ऑलरेडी, देखो भाई माता जी है तो आर एच नेगेटिव, ठीक है तो माता जी क्या? आर एच नेगेटिव। लेकिन इस बार अब गड़बड़ क्या है कि एंटीबॉडी पहले से उपस्थित है, पहले से उपस्थित। अब जब यार पहले से ही आपको पता है कि माता के शरीर के अंदर एंटीबॉडी उपस्थित है, अब जैसे ही पिता का संपर्क जो कि आपके है आर एच पॉजिटिव, अब पिता का संपर्क जिससे जैसे ही इससे होगा तो इससे संपर्क होने से क्या हो जाएगा? जो पहली, अब जो दूसरी संतान आ रही थी है ना, सेकेंड संतान, अब उस सेकेंड संतान के पास में जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा? आर एच पॉजिटिव। लेकिन कौन सा रोग हो चुका होगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और उससे क्या होगा? इस सेकेंड वाली संतान के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी आ चुका था। और आपको बताया ही है जब क्रॉस एंटीबॉडीज मिलते हैं तो शरीर के अंदर रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है, रक्त जो है पूरा चिपक जाता है। और रक्त जब चिपकेगा तो सीधी सी बात है रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद हो जाएगा। और रक्त परिसंचरण तंत्र जब बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंसान की क्या होगी? मृत्यु होगी। इस वजह से जो ये दूसरे संतान होती है, इस दूसरी संतान की मृत्यु हो जाती है। तो सेकेंड संतान की मृत्यु। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस जो बीमारी से बचे या इस प्रकार का ये जो रोग हुआ, तो अब हमें फिर भी उस दूसरी संतान को स्वस्थ तरीके से यदि हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इलाज भी है। अच्छा सर इलाज है? हाँ, इस रोग का इलाज है। और इसका इलाज ये है कि जैसे ही आपके पहली संतान हो जाती है तो पहली संतान होने के बाद में
दूसरी जो संतान होने वाली है, तो पहली संतान अगर आपके हो गई उसके 24 घंटे के भीतर भीतर, यानी ये जो पहली संतान होती है उसके 24 घंटे के भीतर आपको एक इंजेक्शन लगाना है। क्या करना है? 24 घंटे के भीतर एक इंजेक्शन। अब ठीक है सर, इंजेक्शन हम लगा देंगे, लेकिन ये इंजेक्शन होता कौन सा है? हाँ जी, बताते हैं ये इंजेक्शन कौन सा है। तो कौन सा टीका लगाएंगे हम? 24 घंटे के भीतर रोहगम नामक एक टीका होता है वो लगाएंगे, रोहगम। और इस रोहगम को आप एंटी आर एच डी भी कहते हो। क्या कहते हो? एंटी आर एच डी का टीका लगाया जाता है पहली संतान होने के 24 घंटे के भीतर। तब जो है फिर आपके जो दूसरी संतान होगी उसके समस्या नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ये जो एंटीजन है, ये जो आपने एंटीबॉडी लगाया आरएचडी रोगम इंजेक्शन, वो आपके क्या कर देगा? ये जो एंटीबॉडी पहले से बना हुआ होता है उसको नष्ट करता है, और उससे फिर जो है आपके कोई समस्या नहीं होती है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस आरएच कारक को भी समझ गए होंगे, और ये जो आरएच फैक्टर है पूरा का पूरा, ये आपके दिमाग में अब एकदम अच्छे से बैठ चुका होगा कि आखिर ये जो है किस प्रकार से कार्य करता है, ये किसने इसकी खोज की थी, किसमें ये पाया जाता है, और बाकी जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग क्या होता है, इसका उपचार क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको सामने रख दी है। आप इन सभी चीजों को ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के रूप में जो है याद रखें और शॉर्ट नोट्स के रूप में ही लिख लेवें। बाकी आप लोगों के लिए जो बुक उपलब्ध है उसे लीजिए और उसे पढ़िए और अपना चयन करवाइए। वो पुस्तक आप लोगों को ये और बता दूं कि सीईटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, तो आप आसानी से जो है उसे पढ़िए और अच्छे से समझिए। अगर एलडीसी नहीं तो छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक नहीं तो स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर नहीं तो सीईटी, सभी जगह जो है ये पुस्तक आप लोगों के लिए तैयार की गई है, वो काम आएगी। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।